आज आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अनलॉक 1 के बारे में जानने को मिलेगा और लॉकडाउन 5.0 के बारे में जानने को मिलेगा। किस किस चीज़ों की छूट दी है, कौन कौन सी चीज़ें अभी भी अलाउ नहीं है, इन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस बार गवर्नमेंट ने सिर्फ टोटली फोकस किया है अपनी इकोनॉमी पर, यानी कि इस बार वो हेल्थ को नहीं देखेगी। इस बार आपको एज़ पर द आत्मनिर्भर भारत अभियान अब आपको खुद की देखभाल खुद ही करनी पड़ेगी, यानी कि अब आपको थोड़ा ज़्यादा ही सचेत रहना पड़ेगा। सो देखते ही कि क्या है यहाँ पर। इन जो अनलॉक 1 है इसे 3 फेज़ों में डिवाइड किया गया है। एक फ़ेज़ जून 1 से लागू यानी कि आज से लागू हो गया, दूसरा फ़ेज़ जून 8 से लागू होगा, तीसरा फ़ेज़ जुलाई में लागू होगा। और ये कुछ नॉट अलाउड है, कुछ प्लेसेस है जो एडवाइज़री में है, और कुछ मास्क जो इंडिकेशन दिए गए हैं वो देखते हैं। पहले जून 1 की चीज़ें देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि अब रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन इन सब का लफड़ा अब नहीं रहने वाला है। ये सब मैटर अब नहीं दे रहेंगे, पर कंटेनमेंट जोन अभी भी रिटेन रहेगा, यानी कि ये भी अभी भी बना रहेगा कंटेनमेंट जोन। और ये कंटेनमेंट जोन ये पूरा यानी कि 30 जून तक ये बना रहेगा कंटेनमेंट जोन। ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ने एक लेटर इश्यू किया है, इसमें ये मेंशन है कि कंटेनमेंट जोन अभी तक भी रहेगा और वो भी 30 जून तक ये मेंटेन रहेगा। और बात कर लेते हैं रेस्टोरेंट, रिलीजियस प्लेसेस, और ये सब ओपन रहेंगे। एग्जाम्प्ट कंटेनमेंट जोन टोटली ब्लॉक रहेगा, ये याद रखना। यदि कोई भी प्लेस कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी चालू नहीं होगी विदाउट इसेंशियल एक्टिविटी। जो इसेंशियल कमोडिटी है वो तो वहाँ पर ओपन रहेगी। एज़ पर द एक्ट 1956 कोई भी लोग, कोई भी कानून इसेंशियल एक्टिविटी को बैन नहीं कर सकता। सो वो तो चालू रहेगी। देखते हैं। अब परमिशन या परमिट नहीं चाहिए। यदि आपको इंटर स्टेट मूव करना है, इंटर डिस्ट्रिक्ट मूव करना है और व्हीकल को मूव कराना है तो अब आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये झंझट अब ख़त्म। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट विद इन आउटसाइड ए स्टेट, यानी कि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आराम से फ्रीली से जा सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी परमिशन। सो आराम से घूमिए, आराम से परमिशन लीजिए, क्या घूमिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। हाँ, अब थोड़ा सा आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, सो सचेत रहिए। अब बात करते हैं जून 8 की, यानी कि मॉल रिलेटेड। यहाँ पर जून 8 को मॉल, रेस्टोरेंट, रिलीजियस प्लेसेस ये सारी चीज़ें ओपन रहेगी। पर फिर से मैं कह रहा हूँ कंटेनमेंट जोन में कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। जुलाई में एजुकेशन के बारे में सोचेंगे कि स्कूल का क्या करना है, एजुकेशन का क्या करना है, ये सब चीज़ें क्या चीज़ें नहीं अलाउड है। बार वार नहीं अलाउ है, जिम विम नहीं अलाउ है, इंटरटेनमेंट पार्क ये भी नहीं अलाउ है, सिनेमा हॉल, मेट्रो रेल और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल ये सारी की सारी चीज़ें बैन है। अब देखेंगे कि कई मॉलों में सिनेमा सिनेमा पार्क्स या सिनेमा हॉल भी होते हैं। सो वहाँ पर सिर्फ जो हम शॉपिंग करते हैं वो सारी चीज़ें ही एक्टिव रहेगी। ये सिनेमा हॉल ये सब चीज़ें फॉरबिड रहेगी, सब चीज़ें बंद रहेगी। अब एडवाइज़री इन प्लेस के बारे में देखते हैं। नाइट कर्फ्यू रहेगा, और वो कर्फ्यू रहेगा रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। पहले 7 बजे से 5 बजे तक था, अब 9 से 5 कर दिया, यानी कि 2 घंटे घटा दिए गए। फेस मास्क कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ये भी मैंडेटरी है, वर्क फ्रॉम होम प्रेफरेबल है। यानी कि जैसी कंपनी की डिमांड होगी, यदि उससे वो काम चल जाता है कि घर पे काम कर सकता है बंदा तो सही है, वरना उसको कंपनी की जैसी डिमांड है उस पर डिपेंडेबल है। ये नेशनल, चलो मैं आपको बता देता हूँ ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है। इसी की वजह से लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 ये 5 यानी कि अनओपन 1 इसी के अकॉर्डिंग लगाया गया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये 2005 का है। 2005 का कब देखने को मिला, जब 2004 में एक सुनामी आई थी और वो उड़ीसा में काफ़ी डिस्ट्रक्शन लेके आई थी। काफ़ी कैलिमिटी देखने को मिली वहाँ पर। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ अब कुछ करना चाहिए, इसके बचाव के लिए कुछ करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जब कुछ हो जाता है उसके बाद में तैयारियाँ करते हैं। जब कुछ हो जाता है उसके बाद में देखते हैं हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, यार पहले ही क्यों नहीं देख लेते, यार ऐसा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, देर ही सही, पर चलो सवेरा हुआ।
अब वहाँ जब फिर 2004 में ये कैलिमिटी घटी, फिर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अस्तित्व में आई। ये सब बात है। और चलो, और इसे 30 जून तक एक्सटेंड किया गया है, यानी कि कंटेनमेंट जोन 30 जून तक एज पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा ये बैन किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, हालत देश की बहुत ही नाजुक होती जा रही। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी ओपन होती जाएगी, जैसे जैसे काम धंधे बढ़ते जाएंगे, लोग जैसे जैसे बाहर घूमते जाएंगे, जैसे जैसे कोरोना वायरस का जो स्प्रेडनेस है, जो ये फैलावपन है, वो बढ़ता जाएगा। पहली बार देखने को मिला है कि इंडिया में एक ही दिन में 7,800 केस देखने को मिले। कितने? 7,800। फर्स्ट टाइम, पहली बार ये केस देखने को मिले। कितने? 7,800। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल केसेस कितने हैं कोरोना के। 62 लाख, यानी कि 62 लाख अराउंड ये टोटल केसेस है कोरोना के। और करीबन 3,73,000 लोग मर चुके हैं। और अच्छी बात ये है कि खुशी की बात ये है कि 28,46,000 के अराउंड लोग रिकवरी भी कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत नसीबदार लोग हैं ये। चलो बात करते हैं। यूएस तो टॉप पर है, हर चीज़ में टॉप रहने की आदत है। चलो भाई, यहाँ पर भी टॉप रहे हो। 18 लाख केसेस है यूएसए में, और डेथ हो चुकी है 1 लाख के अराउंड। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है 5 लाख के। तीसरे पर रसिया है। चौथे पर स्पेन। पाँचवें पर यूके। 6 पे इटली। 7 पे इंडिया। टॉप 10 कंट्री में अपना इंडिया आ गया है। पहले कहीं 20वें 22वें नंबर पर रहा करता था। अब वो टॉप 10 में, और वो भी रैंक 7 लेके। ये रैंक हमें अच्छा नहीं लगा भाई, इंडिया तो पीछे ही रहे यार। ठीक है, देखो धीरे धीरे कंडीशन इतनी बिगड़ रही है कि अनलॉक 1 भी जारी कर दिया। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, यदि हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये 7 से 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है जल्दी। जैसी जैसी हमारी पॉपुलेशन है, वो बात है। चलो हम अब हमारा नेशन के बारे में जान लेते हैं। इंडिया में जो टोटल केस है वो 1,90,000 के आसपास है। और जो डेथ है वो 5,400 के आसपास है। हमारे जैसे कि वर्ल्ड में बोले तो यूएस टॉप कर रहा है, वैसे इंडिया में बोले तो महाराष्ट्र टॉपर है। महाराष्ट्र में करीबन 67 केसेस देखने को मिले, जिसमें डेथ हुई है 2,200 की, यानी कि 2,200 के अराउंड डेथ हुई है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, तीसरा दिल्ली, चौथा गुजरात और पांचवा राजस्थान। और डेथ के मामले में पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है दिल्ली। ये डेथ के मामले में टॉप 3 रैंक हैं। और केसेस के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात, ये देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं, ये भी आपको जानने की ज़रूरत है, जो एक पैकेज इश्यू किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमन। उनके द्वारा एक पैकेज इश्यू किया गया था जिसकी अमाउंट थी 20 लाख करोड़। 20 लाख करोड़ यानी कि 10% हमारी जीडीपी का। पर एक्चुअली वो 10% नहीं था। हाँ, बहुत सारी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है, बहुत सारे सोर्सेज से देखा गया है कि वहाँ पर 2.5 या 1.5 लाख करोड़ ही स्पेंड किए गए। यानी कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऑथर ने ये तक भी कहा है कि जो पहले पैकेज दिया गया था 1.7 लाख करोड़, वो बेटर है इस वाले पैकेज से। अब ये पैकेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी जानो। ये हुए 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ है। और इसमें से 8 लाख करोड़ तो आरबीआई को दे दिए, और बाकी के जो बचे 12 लाख करोड़ वो फिस्कल पॉलिसी यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट के पास रहे। अब आरबीआई क्या करती है? आरबीआई यहाँ पर बैंकों को लोन देगी, यानी कि बैंक रेट यानी कि वो रेपो रेट घटा देगी, सस्ते ब्याज पर लोन देगी, यानी कि ब्याज दर घटा के लोन देगी। अब बैंक होगी वो हमारे जैसे लोगों को लोन देगी। और एक बात याद रखना, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो वो लोन कैसे लेने जाएंगे यार? हम्म? एक बात हमेशा ध्यान रखना, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, वो कैसे वैसे अपना जीवन
ये 8 लाख करोड़ है, जो भी इनडायरेक्टली बात है, यानी कि बैंक के थ्रू उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्हें इन पैसों की ज़रूरत है। और बाकी के 12 लाख करोड़ उसमें भी गवर्नमेंट एमएसएमई को दे रही है। ऐसे बहुत सारी अथॉरिटी, बहुत सारी इंडस्ट्री एजेंसी को प्रोवाइड करा रही है ये पैसे। बस उसमें से सिर्फ 1 से 2 लाख करोड़ ही वो आम लोगों तक पहुंचा रही है, यानी कि डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसे कि मनरेगा के थ्रू और जो फूड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, शेल्टर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसके थ्रू, यानी कि 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के आसपास ही वो डायरेक्टली लोगों तक पैसे पहुंचा रही है। बाकी इनडायरेक्टली चीज़ें देखो यार, एक बात ध्यान देना, जैसे ही लोगों के पास पैसे आना चालू हो जाएंगे तो वो क्या है, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होने लग जाएगी। यानी कि मानो कि मेरे पास पैसे हैं, मेरा मन करेगा भाई आज कुछ चीज़ें खरीदूं मार्केट में जाके। अब मैं मार्केट में जाऊंगा तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ने लगेगी। उस चीज़ की जैसे डिमांड बढ़ने लगेगी तो फैक्ट्रियों में लोग बागों को रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट देना चालू कर दिया जाएगा। और इस एम्प्लॉयमेंट से एक जो सर्कल है ना, जो इकोनॉमी की सर्कल है, वो चेन वापस चालू हो जाएगी। फिर ये इकोनॉमी धीरे धीरे रीबिल्ड होने चालू हो जाएगी, यानी कि धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 3% तक गिर चुकी है, यानी कि 3%। और उसमें हमारा रैंक है 1.9%। हमारी जो जीडीपी है 1.9% गिर चुकी है। और वहाँ पर यूएसए का कंपैरिजन करें तो उसकी करीबन 5.6% जीडीपी गिर चुकी है। सो ये बात बतानी थी मुझे। अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना। देखिए भाई, ग्रीन सिटी क्लीन सिटी माय ड्रीम सिटी। अपने पेड़ पौधे लगाओ, यदि कभी भी टाइम मिले तो यार पेड़ पौधे ज़रूर लगा देने का। फिर कभी भी फिर देखो तो हाँ भाई बड़े हो जाओगे, देख ये पेड़ मेरा है क्योंकि ये मैंने लगाया है। चलो लेट्स सेव द वाटर, पानी को सेव करो भाई। पानी, ये जल ही जीवन है। और हाँ भाई, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। यार शेयर ना करना हो तो यार ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे ही देना यार। इतनी मेहनत से ये इतनी मेहनत करके मैं ये आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे देना, शेयर ना करना हो तो। और हाँ, कुछ कमी हो इस वीडियो में, कुछ चीज़ें अच्छी ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो कि क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। तो मैं फिर उसके बारे में जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं फिर उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, चलो बाय।